मैं 83 साल की हूँ और लोग आज भी मुझ पर वो नरम तरस खाने वाली नज़र से देखते हैं जब मैं कहती हूँ कि मैं अकेली रहती हूँ। वे अपनी आवाज़ नीचे कर लेते हैं, जैसे किसी बीमारी के बारे में पूछ रहे हों। लॉरा ग्रेस, क्या तुम्हें अकेलापन नहीं लगता? वे इसे सचमुच सवाल की तरह नहीं पूछते। वे इसे ऐसे पूछते हैं जैसे उन्होंने पहले ही जवाब तय कर लिया हो। तो ये है मेरी स्वीकृति। अकेले रहना मुझे नहीं तोड़ा, मेरी इज्जत खोना लगभग तोड़ ही देता। वे हमेशा तुम्हें खामोशी के बारे में चेतावनी देते हैं। कोई तुम्हें ये नहीं बताता कि कैसा लगता है जब तुम्हारा अपना परिवार तुम्हारे साथ ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे तुम अपने ऊपर खुद जिम्मेदार रहने के लिए असुरक्षित हो गई हो। कोई तुम्हें ये नहीं बताता कि जैसे ही तुम उन्हें डरा दोगे, वे कितनी जल्दी फैसिलिटी कह देंगे। कोई तुम्हें इस बेइज्जती के बारे में नहीं बताता कि तुम्हें ज़िद्दी कहा जाए, जबकि तुम असल में सिर्फ इंसान बने रहने की कोशिश कर रही हो। और देखो, मैं यहाँ ये कहने नहीं आई कि अकेले रहना हर दिन कोई खूबसूरत सपना है। मैं तुम्हें कोई फैंटेसी बेचने नहीं वाली। मेरे पास ऐसी रातें रही हैं जब खामोशी नुकीली लगती थी। ऐसी सुबह रही हैं जब मैं उठी और बिस्तर से निकलना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर न निकलती तो नोटिस करने वाला कोई नहीं था। मेरा एक भयंकर गिरना हुआ जिससे मैं 11 घंटे तक ज़मीन पर पड़ी रही। मैं 30 दिन तक मिडोब्रुक नर्सिंग होम में बैठी रही और समझा कि मदद के नाम पर कितनी जल्दी किसी की जिंदगी उससे छीन ली जा सकती है। लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ, अपने घर में, अपनी शर्तों पर। और इन दीवारों के अंदर जो मैंने पाया वो कोई त्रासदी नहीं है, वो सुकून है, सचमुच का सुकून, जिसमें वो डर मिला हुआ है जिसे मैंने नकारने के बजाय संभालना सीख लिया। अकेली रहने के बारे में एक बुजुर्ग औरत के तौर पर 5 बातें हैं जो कोई तुम्हें नहीं बताता। 5। मैं तुम्हें उन सब के बारे में बताने वाली हूँ और सबसे भारी वाली को आखिर के लिए बचा कर रख रही हूँ, क्योंकि वही ये तय करती है कि अकेले रहना आज़ादी बनता है या धीरे धीरे वाला खतरा। पहली बात जो कोई तुम्हें नहीं बताता वो ये है कि खामोशी दुश्मन जैसी लग सकती है उससे पहले कि वो दोस्त बने। मैं समझाती हूँ। पहली रात जो मैंने वाकई अकेले बिताई विंसेंट के मरने के बाद, मुझे लगा मैं तैयार हूँ। मैं नहीं थी। विंसेंट को गए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और मैं अब भी उसे पकड़ने को हाथ बढ़ा देती थी बिना महसूस किए। मैं चाय के लिए 2 मग निकाल देती और फिर अलमारी में हाथ रुक जाता। मैं सिर मोड़ देती जब घर के बैठने की आवाज़ सुनती, उसके कदमों की उम्मीद करते हुए। वो पहली रात घर एक इंसान के लिए बहुत बड़ा लग रहा था। हर छोटी सी आवाज़ मायने रखती थी। एक पाइप ने कट-कट की, फर्श की एक तख्ती चरमराई, फ्रिज गुनगुनाया और मेरा दिमाग बाकी सब भर देता था। मैंने टीवी चालू कर दिया साथ के लिए। मैंने उसे देखा भी नहीं। मुझे बस आवाज़ें चाहिए थी ताकि मुझे लगे नहीं कि मैं गायब हो रही हूँ। और जो मैं उस वक्त नहीं समझती थी वो ये था कि मुझे चोरों से डर नहीं लग रहा था, मुझे खुद से डर लग रहा था। मुझे इस बात से डर लग रहा था कि खामोशी में क्या क्या ऊपर आएगा जब मैं किसी की बीवी या किसी की माँ बने रहने में व्यस्त नहीं रहूँगी। मैं अपने किचन की मेज़ पर बैठी, मेरे सामने चाय का कप ठंडा हो गया और मैंने सोचा, अब मैं कौन हूँ?
अगर मैं हर मिनट किसी की देखभाल नहीं कर रही तो मैं कौन हूं? सच कहूं, मेरे पास कोई जवाब नहीं था और ये बात मुझे मौत से ज्यादा डरावनी लगी। दूसरी बात जो कोई तुम्हें नहीं बताता वो ये है कि अकेले रहना तुम्हें तुमसे मिलवाने पर मजबूर कर देता है, चाहे तुम्हें खुद से प्यार हो या ना हो। आगे बढ़ने से पहले मुझे चाहिए कि तुम एक बात समझो। मेरी पीढ़ी की बहुत सी औरतों को पहले काम की चीज बनने के लिए पाला गया और बाद में व्यक्ति बनने के लिए। मैं उपयोगी होने में अच्छी थी। मैं देखभाल करने वाली थी, शेड्यूल बनाने वाली थी, बीच बचाव करने वाली थी। वो जो जन्मदिन और दवाइयाँ और अतिरिक्त तौलिए कहाँ रखे हैं, ये सब याद रखती थी। जब सब लोग घर से चले गए और विंसेंट चला गया तो मेरी उपयोगिता गायब नहीं हुई, लेकिन दर्शक गायब हो गए और बिना दर्शक के मैं बेमायने सी लगी। तो मैंने छोटा शुरू किया और देखो, ये लगभग थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन इस बात पर ध्यान देना क्योंकि आगे चलकर इसका मतलब होगा। एक शाम मैंने तय किया कि मैं वो खाना बनाने वाली हूँ जो विंसेंट को खास पसंद नहीं था और बच्चे जिस पर शिकायत करते। मैंने वो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे वो पसंद था। मैंने अपने अच्छे बर्तन निकाले, मेहमानों के लिए नहीं, अपने लिए। मैंने एक मोमबत्ती जलाई। मैं ऐसे बैठी जैसे मैं मायने रखती हूँ और खाना अलग स्वाद का लगा। ऐसा लगा जैसे मुझे बिना किसी अभिनय के मौजूद रहने की इजाज़त है। और जो मैं उस वक्त नहीं समझती थी वो ये था कि असल आज़ादी यही है, सब कुछ अकेले करना, सिर्फ घमंड की वजह से नहीं। आज़ादी ये है कि मैं खुद को इस लायक समझूं कि मेरे लिए मेहनत की जाए, भले ही मुझे कोई देख ना रहा हो। तीसरी बात जो कोई तुम्हें नहीं बताता वो ये है कि अकेले रहना बहुत ताकत देने वाला हो सकता है और फिर एक ही पल में वो डरावना बन सकता है अगर तुम तैयार ना हो। यहीं से कहानी भारी हो जाती है। मैं कई सालों से अकेले रह रही थी जब मैं गिरी। मैं कुछ नाटकीय नहीं कर रही थी, मैं सीढ़ी पर नहीं चढ़ी थी, मैं लापरवाह नहीं थी। मैं अपने ही लिविंग रूम से गुजर रही थी, जरा तेजी से मुड़ी और मेरा पांव कालीन के कोने में अटक गया। मैं जोर से गिरी। मैंने खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की। मेरे कंधे ने चीख मारी। मैंने करवट लेने की कोशिश की। मेरी कमर ने साथ नहीं दिया। मैं अपनी फ़ोन को साइड टेबल पर देख पा रही थी, लेकिन उसे छू नहीं पा रही थी। मैंने एक वक्त पर उसे बजते हुए सुना, कोई फ़ोन कर रहा था। बाद में पता चला वो सारा थी, लेकिन मैं उसके पास तक नहीं पहुंच सकी। मैं वहीं 11 घंटे पड़ी रही। मैंने खुद पर पेशाब कर दिया। मुझे ठंड लगी, फिर मुझे गर्मी लगी। मैं ज़ोर से खुद से बातें करने लगी क्योंकि खामोशी ऐसा लगने लगी थी जैसे मेरी छाती पर धक्का दे रही हो। मुझे याद है कि मैं सेंटर टेबल के नीचे की तरफ घूर रही थी और सोच रही थी, क्या ये ऐसे ही खत्म होता है, बिना किसी ड्रामा के, धूल और फ्रिज की गुनगुनाहट के साथ? मुझे शर्म आ रही थी, मैं डर गई थी। मुझे खुद ही बोझ जैसा लगने लगा, किसी के मुझे ढूंढने से पहले ही। जब एमा आखिरकार आई और उसने मुझे पाया, वो इतना रोई कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। वो बार बार कह रही थी, ओ माय गॉड मॉम, ओ माय गॉड। और मैं फर्श से ही उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी,
जो आज भी याद करके मुझे गुस्सा दिलाती है। उस गिरने ने सिर्फ मेरे शरीर पर चोट नहीं की, उसने मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक कहानी दे दी और वहीं से सब कुछ बिखर गया। पांचों मेरे चारों तरफ ऐसे जमा हो गए जैसे कोई कमेटी बैठी हो। डेविड के बोलने का अंदाज तना हुआ, मैनेजर जैसा था। लिंडा के पास तथ्य थे और चिंताएं। माइकल बीमार सा लग रहा था, सारा नर्म लगने की कोशिश कर रही थी। एमा बार बार अपनी आंखें पोंछ रही थी, जैसे आंसू ही सबूत हो। डेविड ने कहा, मॉम, ये फिर नहीं हो सकता। मैंने कहा, मुझे पता है। लिंडा ने कहा, आप अकेले नहीं रह सकती, ये सुरक्षित नहीं है। और मैं समझाने लगी, मैं सफाई देने लगी, मैं सौदेबाजी करने लगी। मैंने ऐसी बातें कहीं मैं आम तौर पर संभल कर रहती हूँ, और ये बस एक हादसा था, और मैं बदलाव कर सकती हूँ, और मैं ठीक रहूँगी। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा किस बात ने चौंकाया? जितना ज़्यादा मैं समझाती गई, उतना ही कम वो लोग सुनते गए। मेरा समझाना मदद नहीं कर रहा था, वो मुझे बच्चा सा बना रहा था। फिर डेविड ने वो शब्द कहा जो हर बुजुर्ग औरत की पेट में गिरावट जैसा एहसास कराता है, फैसिलिटी। उन्होंने उसका नाम मीडोब्रुक रखा। उन्होंने इसे बस 30 दिनों के लिए कहा। उन्होंने इसे अस्थायी कहा। उन्होंने इसे तुम्हारे ही भले के लिए कहा। रुको, इससे भी बुरा आता है। उन्होंने ऐसे बर्ताव किया जैसे मेरा कोई वोट ही नहीं है, जैसे मेरा डर और मेरी इज्जत साइड की बातें हों। वे चिंतित थे, हाँ, लेकिन वे इस बात से भी हल्के हो गए थे कि उनके पास ऐसा एक्शन प्लान है जो उन्हें अनिश्चितता के साथ बैठने की ज़रूरत नहीं होने देता। मैं मिडोब्रुक चली गई, 30 दिन, और मैं चाहती हूँ कि तुम ये किसी ऐसे से सुनो जो वहाँ रही है। अगर तुम इंसान बने रहने के लिए नहीं लड़ते, तो ऐसे जगह पर तुम खुद को बहुत जल्दी खो सकते हो। स्टाफ हर पल क्रूर नहीं था, कुछ दयालु थे, लेकिन सिस्टम तुम्हें एक टाइम टेबल की तरह ट्रीट करता है, एक काम की तरह, एक बिस्तर की तरह। और अगर तुम वो बुजुर्ग औरत हो जिसे अच्छी बनने के लिए सिखाया गया है, तो तुम अपने आप को छोटा कर लोगी ताकि उसमें फिट हो सको। मैंने खुद को ये कहते हुए पकड़ा कि बाथरूम जाने में मदद मांगने के लिए माफ़ कीजिए। मैंने खुद को ये करते हुए पकड़ा कि जब तक कोई मेरी तरफ देख ना ले, मैं बोलने का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने खुद को ये सोचते हुए पकड़ा, शायद बूढ़ा होने की ये सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए। ये ख्याल मेरे गिरने से ज़्यादा डरावना था। चौथी बात जो कोई तुम्हें नहीं बताता, वो ये है कि अकेले रहना तुम्हें ये सिखा देता है कि अपनी शांति की कैसे रक्षा करनी है, और ये रक्षा कुछ लोगों को बुरा भी लगेगी। जब मैं मीडोब्रुक से बाहर आई, क्योंकि मैं निकली और उसके लिए मैंने लड़ाई की, तो मैं घर आई और मैंने बदल दिया कि मैं लोगों को कैसे अपने साथ बर्ताव करने देती हूँ। मैंने अपने बच्चों को इस तरह मुझसे बात करने देना बंद किया जैसे मैं कोई समस्या हूँ जिसे हल करना है। मैंने ज़्यादा समझाना बंद कर दिया। मैंने उनसे ये विनती करना छोड़ दिया कि वे मेरे फैसलों को समझें। और जो मैं उस वक्त नहीं समझती थी, वो ये था कि इज्जत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम मांगती हो। ये वो चीज़ है जिसे तुम अपने बर्ताव से लागू करवाती हो। अगर डेविड आता
और मेरे घर को इंस्पेक्टर की तरह ऊपर नीचे देखने लगता तो मैं घबराकर उसे भरोसा दिलाने नहीं लगती। मैं कहती, बैठो और मुझसे अपनी माँ की तरह बात करो, नहीं तो तुम घर जा सकते हो। अगर लिंडा मॉम आपको चाहिए कि से शुरू करती तो मैं कहती, मैं तुम्हारी चिंता सुनूंगी और फिर मैं तय करूंगी। अगर सारा वो मीठी आवाज़ इस्तेमाल करती जिसका मतलब होता है कि वो मुझे मैनेज करने की कोशिश कर रही है, तो मैं रुकती और कहती, जो कहना है सीधा कहो। ऐसी सख्ती लोगों को बेचैन कर देती है, खास तौर पर बड़े हो चुके बच्चे जो अपनी माँ को हमेशा झुकता हुआ देखने के आदी हों। लेकिन बात यह है, मेरी शांति किसी भी इंसान के मेरे फैसलों से आराम महसूस करने से ज़्यादा कीमती है। पांचवी बात, जो कोई तुम्हें नहीं बताता, और ये वही है जिसे मैंने आखिर के लिए बचा कर रखा, ये है कि अकेले रहना तुम्हें अपने साथ ऐसा रिश्ता बनाने पर मजबूर कर देता है जो तुम्हारे लिए कोई और नहीं बना सकता। क्योंकि अगर तुम अपने आप के साथ रहना नहीं सीखते तो तुम ऐसी ऐसी तरह से ध्यान के पीछे भागने लगोगे जो तुम्हें नीचा दिखाती हैं। मैंने ऐसा किया है। मुझे इस पर गर्व नहीं, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। विंसेंट के मरने के बाद मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ोन करती थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा मांग रही हूँ। मैं खुद से कहती थी कि मैं बस हालचाल पूछ रही हूँ, लेकिन मैं उनकी आवाज़ों से अपनी ज़िंदगी में बने एक छेद को भरने की कोशिश कर रही थी। जब वे फ़ोन नहीं उठाते तो मुझे ठुकराए जाने जैसा लगता। जब वे उठाते तो मैं बहुत देर तक बात करती, मैं सलाह देती, मैं ज़रूरी बनने की कोशिश करती, और जो मैं उस वक्त नहीं समझती थी वो ये था कि मैं उन्हें सिखा रही थी कि वो मुझे ज़रूरतमंद समझे, मजबूत नहीं। मैं एक पल की तसल्ली के लिए अपनी इज्जत का सौदा कर रही थी। गिरने के बाद मैंने एक बहुत सादा सा सच समझा। अगर मुझे अपने घर में रहना था तो मुझे ऐसी इंसान बनना था जिस पर मैं खुद भरोसा कर सकूं, किसी कल्पना की तरह नहीं, व्यवहारिक तरीकों से। मुझे रूटीन बनाने पड़े, मुझे सुरक्षा के इंतज़ाम बनाने पड़े, मुझे अपना फ़ोन हरदम अपने पास रखना पड़ा, मुझे ढंग से खाना पड़ा, मुझे हर दिन अपने शरीर को चलाना पड़ा, मुझे ये दिखावा करना छोड़ना पड़ा कि मैं अजेय हूँ, और ऐसे बर्ताव करना शुरू करना पड़ा जैसे मैं जिम्मेदार हूँ। ये अकेलापन नहीं है, ये बड़ों की ज़िंदगी है। और तभी मैंने चीज़ें लिखना शुरू किया, सिर्फ अपने लिए, छोटे छोटे नियम और याद दिलाने वाली बातें, ताकि मैं फिर से फर्श पर ना पड़ जाऊं, ताकि मैं फिर से मिडो ब्रुक ना पहुंच जाऊं, ताकि मैं ये ना भूल जाऊं कि डर ने मुझे क्या सिखाया था। मैंने इसे कोई खास बात नहीं समझा, मुझे उस वक्त नहीं पता था, लेकिन मेरी पोती क्लेयर ने कुछ महीनों बाद मेरे नोट्स देखे और मुझसे कहा कि दूसरी औरतों को इनकी ज़रूरत है। उसी ने मुझे इन्हें ऑनलाइन डालने में मदद की। उसने इसका नाम रखा स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे अब भी इसके बारे में अजीब लगता है, लेकिन वो इस वीडियो के आखिर की कहानी है, क्योंकि इस कहानी का अंत वही है जहां मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब क्या हो रहा है। मेरा बेटा डेविड इस हफ्ते फिर फ़ोन पर था। उसने कहा, मॉम, आपको इसे हटा देना चाहिए। आप परिवार की बेइज्जती कर रही हैं। आप निजी बातें बाहर फैला रही हैं। और मेरी बेटी लिंडा ने भी इसकी अपनी सी वर्जन कही है। और मैं यहाँ इस मेज़ पर बैठी ये सोच रही थी
मैं 83 साल की हूँ। मैं कोई इंटरनेट पर्सनालिटी बनने की कोशिश नहीं कर रही। इस उम्र में कुछ बेचने पर मुझे शर्म आती है। मुझे इस तरह पाला गया कि पारिवारिक मसले चुपचाप रखो। लेकिन मुझे औरतों से चिट्ठियां मिलती ही जा रही हैं जो लिखती हैं, मैंने सोचा था अकेले रहने का मतलब ये है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, या मेरे बच्चे मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, या मैं गिरी थी और मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि ये कितना अपमानजनक था, या मैं नर्सिंग होम से दूर रहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी और मैं इन्हें ना सुनने का दिखावा नहीं कर सकती। तो मैं ये बात साफ साफ कहने वाली हूँ। स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका का लिंक पिन किए हुए कमेंट में है। हो सकता है मैं इसे जल्दी हटा दूं, क्योंकि मेरा हौसला टूट रहा है और क्योंकि मेरा बेटा मुझ पर दबाव बनाए हुए है। तो अगर आज मैंने जो कुछ कहा उसमें से कुछ भी तुम्हें छू गया हो तो अभी क्लिक करो, इंतज़ार मत करो। और अगर तुम्हें यहाँ खुद को देखा सा महसूस हुआ तो एक लाइक छोड़ दो। ये मुझे बताता है कि मुझे सच बोलते रहना चाहिए, भले ही मेरा परिवार ये ना चाहे। तुम जो भी कमेंट लिखते हो मैं हर एक पढ़ती हूँ, एक भी नहीं छोड़ती। अगर तुम अकेले रहती हो और लोग तुम पर तरस खाते हैं तो मुझे बताओ वे क्या कहते हैं। अगर तुम्हें अपना घर खो देने का डर है तो मुझे बताओ, मैं यही हूँ। अगर तुम बात करते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते मैं इसी मेज़ पर बैठती हूँ और तुम्हें सच बताती हूँ, क्योंकि अकेली रहने वाली एक बुजुर्ग औरत की ज़िंदगी कोई त्रासदी नहीं है, लेकिन इज्जत के बिना जीना है, और मैं वो नहीं करने वाली, अब नहीं।